हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में। चलो बेटा, तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और आज का जो हेडिंग है वो लगा लीजिए विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एक पृष्ठ उपस्थित है। ठीक है, कोई भी एक सतह उपस्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सतह है अपने पास में, यह सतह इस तरीके से उपस्थित है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर से ये जो बल रेखा है गुजरेगी। ठीक है, इस सतह के लंबवत, ये जो सतह है इस सतह के लंबवत जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है, इसी संख्या को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी सतह उपस्थित होती है तो उस सतह के यानी कि उस पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, उन संख्याओं को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन आपसे पूछा जाए बेटा, जैसे इस तरीके से एक पृष्ठ उपस्थित है यहाँ पे, अब आपसे पूछा जाए कि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है इस पृष्ठ के अंदर से, तो आप बोलोगे 1, 2 और 3, यानी कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित पृष्ठ या कोई भी सतह हो सकती है, पृष्ठ के तल के लंबवत, तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा कि कोई भी एक सतह है, उसके तल के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, उसी को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, यहाँ पे डेफिनेशन हो गई इसकी। अब ये जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो जो विद्युत फ्लक्स होता है बेटा, वो होता है एक तो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। कि यदि मैं कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। अब विद्युत क्षेत्र ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहां पर मैं इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूं, बल रेखा पास पास में बनी हुई है, बल रेखा ज्यादा पास में बनी हुई है, इसका मतलब यहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, और यहां पे जो बल रेखा बनी हुई है वो दूर दूर बनी हुई है, इसका मतलब यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कम है। अब सेम पृष्ठ यानी कि यही टाइप का पृष्ठ एक तो मैं इसके अंदर रख रहा हूं और एक मैं इसके अंदर रख रहा हूं। मैं बोलूंगा कि जब इस पृष्ठ को इसके अंदर रखा जाएगा तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 3 और 3 6 हो जाएगी। लेकिन जब इसी पृष्ठ को इसके अंदर अपन रखेंगे तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा है। विद्युत क्षेत्र ज्यादा का कैसे पता करोगे कि बल रेखा पास पास में होगी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, और जब बल रेखा दूर दूर होगी इसका मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो बल रेखा भी ज्यादा बनेगी पास पास में, और इसकी वजह से उसी पृष्ठ में से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, और इसकी वजह से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज्यादा होगा। जैसे इसी पृष्ठ को मैंने एक तो इसके अंदर रखा हुआ है और इसी पृष्ठ को मैंने एक इसके अंदर रखा हुआ है। अब दोनों में से आपको पूछा जाए कि कहां से फ्लक्स है वो ज्यादा गुजरेगा, तो आप बोलोगे यहां से ज्यादा गुजरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। यानी कि हम लिखेंगे जो फाई होता है, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है फाई। आगे आएगा एक चुंबकीय फ्लक्स, वहां पे भी अपन लिखेंगे फाई, लेकिन वहां पे लिखेंगे फाई भी, यहाँ पे अपन फाई ई लिख सकते हैं, जनरली इसे फाई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फाई लिखेंगे, फाई समानुपाती ई लिखेंगे। एक तो ये हो गया पहला पॉइंट, यानी कि किसी भी सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा गुजरेगा। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं,
ये जो फ्लक्स होता है वो समानुपाती होता है एरिया के। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो उससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, और एरिया छोटा होगा तो उससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बात कर रहा हूं, इसी के अंदर बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक और पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल कम है, जैसे मैंने ये एरिया ले लिया, ये वाला एरिया ज्यादा है, इसका जो एरिया है वो कम है। एरिया कम होने की वजह से इसके अंदर से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, और एरिया बड़ा लोगे तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्यादा है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स कम है। यानी कि हम लिख सकते हैं फाई समानुपाती ए लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक और भी फैक्टर है यानी कि थीटा पे भी डिपेंड करेगा कि आपके जो भी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा थीटा पर, कि पृष्ठ को आपने उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किस तरीके से रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसको भी समझते हैं। देखिए, जैसे यही विद्युत क्षेत्र है, ये एक बल रेखा है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका होता है बल रेखाओं के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब इसके अंदर मैंने जैसे इस पृष्ठ को रखा हुआ है, ये पृष्ठ, मैं इस पृष्ठ को इस तरीके से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लंबवत रखता हूं। लंबवत रखेंगे इसके अंदर तो इससे जितनी भी बल रेखा होगी वो सारी की सारी इसके अंदर से गुजरेगी। मतलब जब इस तरीके से रखा जाएगा पृष्ठ को तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। क्लियर है? अब जैसे जैसे मैं इस पृष्ठ को घुमाऊंगा, जैसे जैसे पृष्ठ को घुमाऊंगा, अब देखो बल रेखा जो ऊपर वाली है वो बाहर से निकल रही है, इस पृष्ठ के अंदर से नहीं निकल रही है। अब की बार इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या 3 ही है। यानी कि आप जैसे जैसे पृष्ठ को घुमाओगे और जैसे ही पृष्ठ को आप इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हो, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है। क्या इस कंडीशन में इसमें से कोई भी बल रेखा गुजरेगी? क्या कोई नहीं गुजरेगी इसके अंदर से। यानी कि इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या 0 होगी। यानी कि डिपेंड करता है कि आपने जो पृष्ठ है उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर कौन से एंगल पे रखा हुआ है, इस एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि और एक क्षेत्रफल सदिश होता है इसका, जैसे ये हमारे पास में सतह है, इस सतह का एरिया ये वाला इसका एरिया हो जाएगा, और आपसे इसका पूछा जाए कि इसका जो क्षेत्रफल होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है हमेशा इसकी जो सतह बनेगी इसके तल के लंबवत होगी, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन होगी। यानी कि आपसे बेटा इसका पूछा जाए कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे ये होगी। यानी कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर है? ठीक है, अब देखना आप यहाँ पे समझना, इस एग्जाम्पल को समझना। अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर जो एरिया होगा, एरिया की डायरेक्शन भी बेटा ये वाली होगी। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। यानी कि आपका जो एरिया है वो इस तरीके से हो, ई की डायरेक्शन भी ये है और इसका जो क्षेत्रफल होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। उस कंडीशन में फ्लक्स क्या गुजर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गुजरेगा, फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे इस एंगल को आप इस तरीके से चेंज करते जाते हो सतह को, और जैसे ही एरिया की डायरेक्शन नीचे आ जाती है, एरिया की जो डायरेक्शन है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि एरिया नीचे होगा और ई की डायरेक्शन ये वाली होगी। उस कंडीशन में इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपका एरिया ये हो गया, ऐसे आपका एरिया की डायरेक्शन नीचे हो गई, ई की डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना बन रहा था, 0 डिग्री। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, मतलब क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के बीच में जब एंगल 0 डिग्री होता है, उस कंडीशन में यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री कर दी, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री करते ही एरिया नीचे आएगा, ई की डायरेक्शन ये होगी, और क्या इस कंडीशन में इस सतह के अंदर से कोई भी फ्लक्स पास होगा? क्या नहीं होगा। देखो, एक भी बल रेखा इस सतह में से पार नहीं होगी, बल रेखा ऊपर से और नीचे से निकल जाएगी, इस सतह में से पार नहीं होने वाली है। क्लियर है? यानी कि अपन क्या बोलेंगे, फाई क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? यानी कि
जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो फाई की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा कंपोनेंट भी पता होना चाहिए जिसके अंदर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने पर उसका मान मैक्सिमम आता हो और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर उसकी वैल्यू 0 आती हो। और वो बेटा कौन सा कंपोनेंट होता है आपको दिमाग में जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए। और वो जो एंगल होता है, वो जो कंपोनेंट होता है, वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप याद करो। कॉस थीटा के अंदर जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आती है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम निकल के आती है। क्लियर है? यानी कि यहां से हम सीख सकते हैं कि जो फाई होता है वो साथ में डिपेंड करता है कॉस थीटा पर भी। क्लियर है? यानी कि फाई डिपेंड करेगा ई पे, एरिया ज्यादा होगा तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, और थीटा की वैल्यू यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। क्लियर है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, फाई की वैल्यू मिनिमम निकल के आ जाएगी। ठीक है? इस तरीके से इन तीनों को जब अपन साथ में लिखते हैं तो बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई समानुपाती ई ए कॉस थीटा। और यहां से जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट बेटा निकल के आएगा और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। और यही फॉर्मूला होता है जब किसी सतह को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है थीटा कोण पर, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब एंगल क्या हो? थीटा हो। क्लियर है? ठीक है, यहां पे हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और हमें पता है ई कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और हमें पता है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और साथ में कॉस थीटा आता है। इसका मतलब वहां पे कौन सा गुणा हुआ होगा? डॉट गुणा हुआ होगा। दो सदिश राशियों का गुणा जो होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं सदिश गुणनफल और एक कर सकते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है? सदिश गुणनफल में क्या होता है? दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो उसके जब वैल्यू निकालते हैं तो उसके अंदर साइन थीटा आता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है? जिसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जबकि सदिश अदिश गुणनफल में क्या होता है? दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो वहां पे कॉस थीटा आता है जिसे अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी कि जब कॉस थीटा को यहां से हटाएंगे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ये हमारे पास में बेटा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है किसी भी एंगल के लिए आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? डॉट को हटाते ही वापस से कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे देखना बेटा, ध्यान देना, ये भी एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है और दोनों के बीच में डॉट गुणा हो रहा है। डॉट गुणा होने से हमारे को जो राशि मिलती है वो कैसी होती है? अदिश राशि होती है। क्रॉस में क्या होगी? सदिश राशि होगी। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? आपसे पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास में। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पे एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है इस तरीके से और इसके अंदर एक क्षेत्रफल दिया हुआ है ये वाला, जिसकी डायरेक्शन है वो ये वाली है ए और ई की डायरेक्शन है वो ये वाली है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो मैं बोलूँ कि इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो सीधा सा दिमाग में क्लिक करना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अपने पास में? फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। ई की वैल्यू को रखो यहाँ पे, ए की वैल्यू को रखो और इन दोनों के बीच, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ई एंड ए के बीच का होता है बेटा। ठीक है ना? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो भी दे रखी होगी उस थीटा की वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन और भी बन सकती है। एक मैंने डेफिनेशन आपको बेटा बताई थी, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, कि जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी सतह को रखा जाता है तो उस सतह के तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है? अब यहां से एक डेफिनेशन और बन सकती है। क्या डेफिनेशन बनेगी? यहां से डेफिनेशन बनेगी कि विद्युत फ्लक्स का मान
विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां से अपन लिखेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। ठीक है, पहला पॉइंट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन भी यही है और आपके पास में जो एरिया दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन भी यही है। ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं φ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो हमारे पास में मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। हम लिखेंगे फाई मैक्सिमम, और कितना होगा बेटा फाई मैक्सिमम की वैल्यू ई इंटू ए के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, धनात्मक आ रही है। और फ्लक्स की वैल्यू धनात्मक निकलने का मतलब ये है कि उस पृष्ठ के अंदर से फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, फ्लक्स क्या आ रहा है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स बाहर निकल रहा है। धनात्मक का मतलब फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। क्लियर है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बेटा लिख दिया इसे, रख कर तो ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में क्या होगा। दूसरा पॉइंट है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब आपका क्षेत्र एरिया मतलब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और आपका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, ए की डायरेक्शन ये है। क्या इस पृष्ठ के अंदर से कोई फ्लक्स पास हो गया, क्या नहीं होगा, ऊपर से और नीचे से गुजर जाएगा। यानी कि फाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आएगी। वैसे फॉर्मूले से भी हमारे को पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 90 डिग्री तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो क्या निकल के आएगा, यानी कि आपका जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन अब की बार ये वाली है और ई की डायरेक्शन ये वाली है, तभी तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा इनके बीच में। जब थीटा की वैल्यू 180 यहाँ पे फॉर्मूले में रखोगे, कॉस 180 कितना होता है बेटा, माइनस में होता है। यानी कि आपका जो फ्लक्स निकल के आएगा वो माइनस में निकल के आएगा, यानी कि माइनस ई ए लिखेंगे। अब माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स होने का मतलब ये है कि फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है, फ्लक्स प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये लिखेंगे अपन। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लक्स की वैल्यू धनात्मक है मतलब फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव है मतलब फ्लक्स उस सतह के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये थे इनके यहां पे 3 केस। आगे देखेंगे अपन इनकी विमा क्या होती है, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। इसका बेटा मात्रक क्या होगा, देखो बेटा मात्रक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्लक्स का, है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और यहां पे फ्लक्स का हमारे को मात्रक निकालना है। ई का मात्रक क्या होता है, ई क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। यानी कि यहां से हम इसका मात्रक बना सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये हो गया इसका, ठीक है, एक मात्रक तो हो गया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एक और भी इसका मात्रक बनाया जा सकता है, वो क्या बनाया जा सकता है, ई का याद करो, ई का मात्रक वोल्ट के अंदर भी एक मात्रक होता है इसका,
क्या होता है, वोल्ट के अंदर अपन लिखते हैं तो वोल्ट अपॉन में मीटर लिखते हैं, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे अपन लिखेंगे वोल्ट अपॉन में मीटर। अरे फॉर्मूला होता है ना भाई विभव का, E सदिश डॉट dl सदिश, यहाँ से आ जाता है ये वोल्टेज में होता है, ये मीटर में होता है, मीटर को इधर भेजेंगे यानी कि वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर इनटू यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक और मात्रक निकल के आ जाएगा इसका, और वो मात्रक निकल के आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि दोनों ही मात्रक, आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसकी विमा के बारे में बात करेंगे कि भाई इसकी विमा क्या होती है, विमा को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए विमा इसकी जब निकालेंगे तो हमारे को विमा निकालनी है, यहाँ पे क्या है फोर्स है। अरे न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का मात्रक होता है, और फोर्स के लिए जो डायमेंशन काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं, m1 L1 T-2 अपॉन में यहाँ पे क्या है कूलाम, कूलाम के लिए क्या काम मिलेंगे यानी कि चार्ज, चार्ज के लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है A1 T1 इंटू मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया है, एरिया के लिए क्या लेंगे L2। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से इसकी विमा निकल के आ जाएगी। इसकी जो विमा निकल के आएगी बेटा वो आ जाएगी m1 L1 और L2 कितना हो गया L3 हो गया, 1 ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो A-1, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी, विमा निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये तो बच्चों का सवाल है, गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, तो है ना, बहुत सिंपल सवाल है, ये 11th का टॉपिक है, क्लियर है, ठीक है। विमा भी हो गया आपने। आगे हम देखें, ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला डेराइव किया है, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है phi = EA cos थीटा, phi = EA cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला तभी बेटा अप्लाई होगा जब ये क्या हो कि जहां पे आपका पृष्ठ मौजूद है उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा होना चाहिए, तो ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र सभी जगह पे अलग अलग है तो बेटा ये वाला फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, समरूप नहीं है, ठीक है, असमरूप है। तो फिर बेटा किस तरीके से निकालेंगे उससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो उसके लिए लिखेंगे नोट डाल के कि यदि विद्युत क्षेत्र असमरूप है, कैसा है, असमरूप है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे असमरूप का मतलब होता है हर एक स्थान पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल विद्युत क्षेत्र इस तरीके से दिया हुआ है, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एक जैसा तो है नहीं, और इसके अंदर किसी पृष्ठ को मैंने रख दिया, चलो ये मैंने पृष्ठ मान लिया यहाँ पे, और मैं बोलूँ कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, और बेटा फंस गए ना, यहाँ से आपका आंसर नहीं आने वाला phi = EA cos थीटा से आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला E यानी कि इस पूरे पृष्ठ पर E की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए थी। यहाँ पे E देखो बल रेखा दूर दूर है, मतलब E यहाँ पे कम है, और यहाँ पे बल रेखा पास पास में, यानी कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो आपको पृष्ठ दिया गया है, इस पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये जो पृष्ठ है वो एक छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है, और उस छोटे से क्षेत्रफल का मान कितना है, DA है, कितना है, DA है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे भी DA है, यहाँ पर भी DA है, यहाँ पर भी DA है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेता हूं, और प्रत्येक अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर लेता हूं, और उसके बाद में सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग कर लेता हूं। तो इस तरीके से पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ इस तरीके से आप करने जाओगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे जब आप पृष्ठ बनाओगे DA अल्पांश के, तो मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। आप कितने बनाओगे और कितनों का आप टोटल करते जाओगे, तो बढ़िया सा तरीका हमारे दिमाग में क्लिक करता है, और वो कौन सा है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के अंदर बेटा हम क्या करते हैं कि कोई भी एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, और उस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, और फिर पूरे पृष्ठ का कर लेते हैं समाकलन। पूरे पृष्ठ का समाकलन करने का मतलब ये है कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया मैंने, ये वाला छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो ये वाली है। मैं मान लेता हूं कि एक छोटा सा क्षेत्रफल यहां पर ये रहा, ये है, ठीक है।
यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये वाली है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है DA, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन है ये वाली। हाँ बेटा देखो, E की डायरेक्शन ये वाली है और DA की डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच में मैं एंगल मान लेता हूं कि थीटा है। ठीक है, तो इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा DA अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? अब छोटा सा लिया आपने ना, एरिया कितना लिया? छोटा सा। उस छोटे से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई करके लिखेंगे, डी फाई। तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। एरिया कितना है बेटा? डी ए है। और कॉस थीटा कितना है? थीटा दिया हुआ, यानी कि ये किसी अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। इसी तरीके से एक अल्पांश यहां पर भी बनाओ, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालो। एक अल्पांश यहां पर बनाओ, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालो। एक अल्पांश यहां पर भी बना सकते हो, यहां पर भी, यहां पर भी, बहुत सारे बना सकते हो। सभी से निकलने वाला फ्लक्स निकालो, है ना। फिर सभी का योग कर दो, फिर उससे लंबा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो एक अल्पांश ले लो, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। यानी कि हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स वो कितना आ जाएगा। तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन और लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, और इससे क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पे डी फाई नहीं लिखोगे, पूरा फाई आएगा, है ना। कुल गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे एस। एस का मतलब होता है पृष्ठीय समाकलन, इसे बोला जाता है सरफेस का इंटीग्रेशन करना। क्लियर है? इस फॉर्मूले की सहायता से आप पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, आप फाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। इस कॉस थीटा को हटाओगे तो आप लिख सकते हो ई सदिश डॉट डी ए सदिश। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, तो इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो बेटा ये लिख दिया कॉपी के अंदर, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, सोनी दे नखरे सोनी नक दे, सोनी दे नखरे सोनी नक दे। चलिए बेटा एक सवाल करते हैं ना। एक सवाल है अपने पास में, वो है इक्वेशन करते हैं। सवाल आपको बेटा दिया गया है, एक बार मैं देख लेता हूं सवाल क्या है। सवाल है अपने पास में, हाँ, विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। विद्युत क्षेत्र का आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बेटा, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। ई वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14k कैप में, ठीक है, में किसी पृष्ठ को रखा गया है, में किसी पृष्ठ को रखा गया है, में किसी पृष्ठ को रखा गया है जिसका मान आपको दिया गया है, जिसका मान बेटा आपको दिया गया है S इज इक्वल टू, मतलब एरिया, आप S भी लिख सकते हो, A से भी लिख सकते हो, और वो दिया हुआ है आपको 10k कैप और मीटर स्क्वायर में दिया गया। और ये आपको जो वैल्यू बेटा दे रखी है वो दे रखी है वोल्ट पर मीटर में दी हुई, ये भी ध्यान रखना है ना। है तो पृष्ठ से निर्गत, पृष्ठ से निर्गत
विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ये आपको सवाल दिया गया बेटा, है ना। तो जल्दी से स्क्रीन को होल्ड कर दीजिए और फटाक से आप आंसर निकालिए, आपका आंसर क्या आता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं मैच कर सकूं कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो, कि फॉर्मूला क्या होता है। फाई को निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि आपको यहाँ पर ई की वैल्यू है, ए की वैल्यू, और आपको इन दोनों के बीच का एंगल भी दिया होता तो फॉर्मूला अप्लाई करते ई ए कॉस थीटा वाला, बट आपको यहाँ पर ई वेक्टर दिया हुआ है और ए वेक्टर दिया गया है, तो फॉर्मूला फिर वेक्टर वाला अप्लाई करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी बेटा, 4 आई कैप 8 जे कैप 14 के कैप डॉट ए की वैल्यू कितनी है 10 के कैप। दोनों का मल्टीप्लाई करो, कौन सा मल्टीप्लाई करना है, डॉट वाला मल्टीप्लाई करना है। डॉट वाला बेटा कैसे करते हैं, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, और के का के साथ में। क्लियर है ना। तो यहां पर तो आई है नहीं, यानी कि यहाँ पे 4 है, यहां पर आई कितना है 0, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहां पर जे के साथ में कितना 8 है, यहां पर जे कितना है 0, यानी कि 0 प्लस यहाँ पे के साथ में कितना 14, और यहाँ पे के साथ में कितना 10, यानी कितना आ जाएगा 140। यानी कि बेटा आपका जो आंसर यहां से निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 140, और यही विद्युत फ्लक्स का मान है। और यहाँ पे आप मात्रक लिख सकते हो वोल्ट इंटू मीटर करके। क्लियर है। तो इस तरीके के सिंपल से सवाल बनते हैं इसके अंदर। एक सवाल और मैं आपके सामने फेंक रहा हूं, जल्दी से इसको कैच करना। देखिए बेटा कितने बच्चे इसको कैच कर पाते, ठीक है ना। तो एक सवाल आपके पास में और है, सवाल नंबर 2। एक सिलेंडर है, एक विद्युत क्षेत्र बेटा दिया गया है इस तरीके से। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक सिलेंडर को रखा गया है, ठीक है। इस सिलेंडर को इसके अंदर रखा गया है और आपसे पूछा जाए कि इस सिलेंडर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो इस सिलेंडर से गुजरने वाला आपको कुल फ्लक्स निकालना है। तो यहां पे आपका जो सिलेंडर है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है, यानी कि यहाँ पे बहुत टाइप के एरिया बनेंगे। एक तो ये वाला वृत्ताकार क्षेत्रफल बनेगा, एक ये वाला वृत्ताकार क्षेत्रफल बनेगा, और एक इसके ऊपर वाला जो वक्राकार भाग है वो क्षेत्रफल बनेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके की सतह है और 3 सतह मिलकर के एक बेलन का निर्माण करेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे बेलन को 3 सतहों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं और प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इस सतह को मैंने मान लिया कि ये वाली सतह कौन सी है, S1 है। इस वाली सतह को मैं मान लेता हूं कौन सी सतह है, S2 है। और इस वाली सतह को मैं मान लेता हूं ये कौन सी है, S3 है। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। तो पहले मैं इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेता हूं, फिर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेता हूं, फिर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेता हूं। तीनों का टोटल कर लूंगा, कुल आंसर आ जाएगा मेरे पास में। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो ए की डायरेक्शन है वो ये है, ये भी बड़ा ध्यान रखना, ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, समरूप है। यहाँ पे ई की डायरेक्शन इधर है और इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं कि ए है। तो ए की बेटा डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। क्लियर है ना। क्योंकि देखिए मैंने बोला हुआ है कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन सतह के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। आप यदि डायरेक्शन ये वाली लोगे तो ये तो बेलन के अंदर आ जाएगी डायरेक्शन। हमेशा डायरेक्शन कौन सी होगी, सतह के तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी कि यहाँ पे जो ए की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। ये वाली सरफेस कौन सी है, S1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S1 सतह से निर्गत फ्लक्स, S1 सतह से निर्गत फ्लक्स। तो आप बेटा क्या लिखोगे, φ1 नाम दे देते हैं, तो लिखोगे E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 180, और 180 रखते ही -1 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा EA। और नेगेटिव का मतलब भी बेटा होता है, मैंने आगे भी बता रखा है कि जब नेगेटिव फ्लक्स निकल के आ रहा है इसका मतलब जो फ्लक्स है वो अंदर प्रवेश कर रहा है, बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है। और यहाँ से देख भी सकते हैं कि बल रेखा इस बेलन के अंदर जा रही है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे S2 सतह, ये वाली एक सतह और दे रखी है S2 सतह। तो यहाँ पे लिखेंगे S2 सतह से
निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या आएगा बेटा, लिखेंगे φ2 इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एरिया का मान मैंने ए माना हुआ है, तो यहाँ पर भी एरिया कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि ये वर्ताकार क्षेत्रफल है, ये भी कैसा है, वर्ताकार है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर जो ए की डायरेक्शन होगी वो ये होगी और ई की डायरेक्शन भी ये होगी, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बेटा, 0 डिग्री बनेगा, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई ए cos थीटा वाला, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो φ2 निकल के आ जाएगा ई इंटू ए, यानी कि आंसर आपका आएगा प्लस में निकल के आएगा। यहाँ पे ए की डायरेक्शन हमने ये वाली क्यों ली है, क्योंकि सतह के तल के लंबवत हमेशा एरिया की डायरेक्शन होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री निकल के आया, यहाँ से φ2 निकलेगा ई ए, जो कि कैसा निकल के आ रहा है, धनात्मक, और धनात्मक फ्लक्स का मतलब होता है कि फ्लक्स है किसी सतह से बाहर की ओर निकल रहा है, और यहाँ से समझ भी सकते हैं कि ये बेलन से बाहर आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब ये वाली जो ऊपर वाली सतह, जैसे फॉर एग्जांपल बेलन इसी टाइप का होता है, एक सतह ये वाली होगी, एक सतह ये वाली होगी, एक उसके ऊपर वाली सतह होगी। इस ऊपर वाली सतह के लिए हम यदि डायरेक्शन को देखेंगे, इस वाली सतह का कोई भी बिंदु लो, उस बिंदु पर जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो वो डायरेक्शन हमेशा इस विद्युत क्षेत्र के साथ में लंबवत आएगी। जैसे मैं इस पॉइंट पर निकालूंगा तो डायरेक्शन कैसे आएगी, ऊपर की ओर, ई की डायरेक्शन ये वाली होगी। जैसे मेरे को इस पॉइंट पर निकालना है तो ए की डायरेक्शन ये होगी, ई की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि इस बेलनाकार के जो वक्राकार भाग होगा, ऊपर वाला ये वाला जो एरिया होगा, इस पर कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट पर यदि आप क्षेत्रफल की डायरेक्शन निकालोगे और ई की डायरेक्शन निकालोगे तो दोनों के बीच में जो एंगल बेटा निकल के आएगा वो हमेशा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि इस वाली सतह के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि इस वाली सतह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। और प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि फ्लक्स यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या ऊपर वाली सतह से फ्लक्स कभी पास हो सकता है, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे S3 सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे φ3 इज इक्वल टू ई। मान लेते हैं कि इसका एरिया है वो S है, तो लिखेंगे S इंटू कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री, और 90 रखते ही कितना आ जाएगा, 0। हमारे पास में φ1 आ गया, φ2 आ गया, और तो हमारे पास में φ1 आ चुका है, φ2 आ चुका है, φ3 आ चुका है, और आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अपन लिखेंगे φ नेट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो माइनस का ई प्लस का ई दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इसके साथ में 0 जोड़ेंगे तो φ नेट क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि इस बेलन से पास होने वाला फ्लक्स बेटा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। और वैसे भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि यदि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बेलन को अब इस तरीके से रखोगे तो जितना फ्लक्स यहाँ से प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कि नेट फ्लक्स बेटा निकल के 0 आ जाएगा। अब इस बेलन को किसी भी एंगल पे रख लो, आप ऐसे भी रखोगे तो जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा उतना ही दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से कॉन्सेप्ट लिखेंगे अपन। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसको जल्दी से अपन लिख लेते हैं, इसे रब कर दोगे बेटा, ठीक है, नोट करके कॉन्सेप्ट लिखोगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है बेटा, एक विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है, किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये बेटा ध्यान रखना, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाता है, बंद पृष्ठ को रखा जाता है, तो उससे निर्गत फ्लक्स सदैव शून्य होता है, क्योंकि बंद है, बंद में जितना अंदर प्रवेश करेगा दूसरी साइड से बाहर निकलना ही निकलना है, शून्य होता है। क्लियर है,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही। और कल का जो हमारा जो लेक्चर आएगा वो आपके बोर्ड के पर्पज से और नीट या आईटी के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वो है गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम के क्या क्या एप्लीकेशन है और गाउस थ्योरम के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो उसके कल वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास मिस मत करना। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.